हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडिपीडिया। आज हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लूकोज की एंड बाकी जितने भी मोनोसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। म्यूटा रोटेशंस क्या होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इनकी होती है एंड इन्हीं के साथ में ये क्या शो करेंगे, ओसाजन फॉर्मेशन करेंगे विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये भी हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज एनएडियोल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्यों है एनएडियोल फॉर्मेशन, वो हम देखते हैं इन माइल्ड एल्केलाइन सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, एल्केलाइन सॉल्यूशंस में कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग ए फ्री शुगर ग्रुप such as aldehyde or keto that is tautomerized to form enediol. It means या तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास क्या है, फ्री शुगर ग्रुप्स है, जैसे कि ग्लूकोज के पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड फ्रक्टोज के पास में कीटोज ग्रुप है। ये टोटोमराइज हो जाएंगे, क्या बना लेंगे कि एनेडियोल बना लेंगे। अब ये एनेडियोल क्या होता है, तो टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच्ड, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच है to the double bonded carbon atoms, to the double bonded carbon atoms। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज एंड मैनोज। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में एंड मैनोज में। एंड ये जो इंटर कन्वर्जन है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स थ्रू ए कॉमन एनेडियोल। देखा आपने, ये जो अपना साइन है ये क्या है, इंटर कन्वर्जन का साइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ये जो कॉमन एनेडियोल से होती है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं लॉबरी डे ब्रूहान वन एकेंस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए जितने भी एनेडियोल्स हैं, मतलब कि ये जो बीच वाला अपना कंपाउंड है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। साथ ही में जो शुगर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बेसिकली बात किसकी की गई है, मोनोसेक्राइड्स की। एंड मोनोसेक्राइड्स में भी हम यहाँ पर देखें तो आप ग्लूकोज इसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो शुगर्स बहुत ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इन द एल्केलाइन मीडियम। अभी तक हमने कहीं पे भी एसिडिक मीडियम की बात नहीं की है। ठीक है, when oxidizing agents like cupric ions are present, sugars form a mixture of carboxylic acid by breaking at the double bonds। हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऐड किया जाएगा जिनमें क्यूप्रिक आयंस प्रेजेंट है, जिनमें Cu+2 आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे एंड आके ये जो अपना डबल बॉन्ड है ना, ये जो अपना डबल बॉन्ड है इसे यहाँ से तोड़ देंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है, तो हाँ जी बिल्कुल होता है। कहाँ होता है ऐसा, तो ये आप देखते हैं बेनेडिक्ट्स रिएक्शन में। बेनेडिक्ट्स रिएक्शन में हम ये बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सो Benedict's reaction. Benedict's reagent detects the presence of glucose in the urine. Benedict टेस्ट हम किसके लिए लगाते हैं, ग्लूकोज यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं ये प्रेजेंट करने पता करने के लिए लगाया जाता है। इट इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस। अब ग्लूकोज उन्हीं पेशेंट्स में आएगा जिन्हें डायबिटीज होगा, क्योंकि ग्लूकोज का एक्सक्रीशन तो तभी होता है। तो यहाँ इससे हम डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज कर सकते हैं। Benedict reagent contains sodium carbonate, copper sulfate एंड सोडियम साइट्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बेनेडिक्ट रिएजेंट के क्या क्या कॉम्पोजिशंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए एंड साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसने हमको क्या प्रोवाइड किया, इसने हमको एल्केलाइन प्रोवाइड किया। अब मैम वापस से एल्केलाइन, इसका मतलब कहीं पे एसिडिक भी है या नहीं है, तो नहीं। क्यों नहीं है, because the reduction is much more efficient in the alkaline medium। जो रिडक्शन है वो एल्केलाइन मीडियम में बहुत अच्छे से हो जाता है एज कंपेयर टू एसिडिक मीडियम। इन एल्केलाइन मीडियम शुगर्स फ्रॉम एनिडियोल क्यूप्रिक आयंस आर रिड्यूस्ड। जब भी एल्केलाइन मीडियम्स में हम देखते हैं तो जो शुगर है एनिडियोल से जो आया है वो क्या करेगा, क्यूप्रिक आयंस उसे रिड्यूस करेगा एंड शुगर क्या हो जाएगी,
ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो यही तो हम बेनेडिक्ट रिएजेंट में टेस्ट में देखते हैं। एंड हमने लास्ट रिएक्शन जब हमने देखी एनिडियोल वाली, उसकी लास्ट लाइन में भी हमने यही पढ़ा था। सो ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, any sugar with free aldehyde or keto group, it will reduce the Benedict's reagent. So this is not specific for glucose. अब हम क्या कहते हैं कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो स्पेशली होता है ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज को डिटेक्ट करना है, पूछा भी हमसे यही जाता है और बताया भी हमें यही जाता है कि अगर आपको ग्लूकोज को डिटेक्ट करना है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक वो ग्लूकोज के लिए नहीं होता है, वो उन सभी शुगर्स के लिए होता है जिनके पास या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है या फ्री कीटो ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। बाकी टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सो अदर टेस्ट आर फेलिंग्स टेस्ट एंड बालफोर्ड्स टेस्ट। ओके, शुगर, शुगर कहां से आई? एनिडियोल से। तो क्या होगा, एनिडियोल ऑक्सीडाइज करेगा किसको? शुगर एसिड को। कैसे करेगा? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था, वो उस कॉपर सल्फेट ने क्या किया, क्यूप्रस आयन को बनाया। कैसे बनाया? देखिए, Cu SO4 जो अपना है, कॉपर सल्फेट जो अपना है, उसने क्या किया, Cu+2 और SO4 को बनाया। इसके बाद में ये जो Cu+2 है ये रिड्यूस तो हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहां से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे ना, दोनों कार्बन जो अटैच थे डबल बॉन्ड से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास आएगा एंड CuOH2 बना देगा। अब ये CuOH2 क्या होते हैं? इनको जैसे ही रिड्यूसिंग शुगर मिलेगी, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हॉट अल्कलाइन मीडियम। अब मैम आपने यहाँ पे हॉट क्यों लिखा? तो याद कीजिए, जब भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं तो क्या किया जाता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला जाता है, सैंपल डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, उसके बाद में उसे हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है। बॉईल होने पे क्या होगा, ये Cu2O प्लस 2H2O प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कैसे कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक। डिपेंड किस पर करेगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज पर या ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी शुगर या ए शुगर विथ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट द लैक्टोज एंड माल्टोज हैव रिड्यूसिंग ग्रुप्स। मतलब कि लैक्टोज एंड माल्टोज के पास में भी क्या होता है, रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। सो दे कैन इजीली रिड्यूस मेटेलिक आयंस। सो ये क्या कर सकते हैं, मेटेलिक आयंस को रिड्यूस कर सकते हैं। सुक्रोज जो होती है उसके पास में कोई भी फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होता। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज एंड माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन जो ये सुक्रोज है ना, ये सुक्रोज क्या नहीं है, ये सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्योंकि इसके पास फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होता है। Oligosaccharides are also reducing sugar if one of the carbonyl group is free. Reducing power of carbohydrate decreases with number of their sugar increases. मतलब कि जिसके पास शुगर, जिसके पास ज्यादा होगा, उसके पास जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगी, कम होगी। मतलब कि रिड्यूसिंग पावर उसके पास ज्यादा होगी जिसके पास शुगर कम है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है जैसे ही शुगर, नंबर ऑफ शुगर्स इंक्रीज होते जाते हैं। सो पॉलीसेक्राइड्स तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शुगर्स के बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शुगर कंपोनेंट्स पर फ्री कार्बोनिल ग्रुप। दिस लार्ज नंबर ऑफ शुगर डिक्रीजेस द रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ज्यादा शुगर्स होती है इसलिए इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। दे कैन नॉट रिड्यूस मेटेलिक आयंस प्रेजेंट इन द रिएजेंट ऑफ बेनेडिक्ट्स एंड फैलिंग। बेनेडिक्ट्स एंड फैलिंग रिएजेंट में जो मेटेलिक आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि Cu+2, उनके साथ ये क्या नहीं हो पाती, उनसे ये रिड्यूस नहीं हो पाती है। सो आगे से हमें याद रहेगा कि पॉलीसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास शुगर इंक्रीज होती है, शुगर ज्यादा होती है, नंबर ऑफ शुगर्स ज्यादा होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स की रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब कि ओसाजोन फॉर्मेशन होता है फिनाइल हाइड्रोजन की वजह से। ऑल रिड्यूसिंग शुगर, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स है, मतलब कि ना ही तो सुक्रोज एंड ना ही पॉलीसेक्राइड्स, उनके अलावा जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स है फॉर्म ओसाजोन व्हेन फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट इज एडेड एट द बॉइलिंग टेम्परेचर।
ओसाजोन्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कब आएंगे, कब फॉर्म होंगे, जब फिनाइल हाइड्रोजन HCl को सोडियम एसिटेट के साथ ऐड करेंगे, उसमें स्पेसिमेन ऐड करेंगे, उसे बॉईल किया जाएगा। ईच शुगर हैव कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल ऑफ ओसाजोन्स। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो ओसाजोन्स होते हैं ना, वो सभी शुगर्स के अलग अलग होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं, आप इन्हें इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। द डिफरेंस इन ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज आर डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम्स। अब डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज एंड मैनोज में, उनके फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम्स अलग अलग होते हैं। एंड व्हेन द ओसाजोन इज फॉर्म्ड दीज डिफरेंसेस आर मास्क्ड। तब जब भी ओसाजोन फॉर्म होंगे तो तीनों के ओसाजोन्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि hence these three sugar produce the same needle shaped crystal arranged like shapes of corn and और a ब्रो। मतलब कि हमने क्या कहा कि जो डिफरेंसेस है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज में फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम्स की वजह से, इन जब भी ओसाजोन फॉर्म होंगे तो ये क्या हो जाते हैं, मास्क हो जाते हैं। मतलब कि हम तीनों को क्या नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस टेस्ट से, ओसाजोन टेस्ट से हम इन्हें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तीनों ने ही क्या किए हैं, निडल शेप के क्रिस्टल्स फॉर्म किए हैं। जबकि लैक्टोज ने कैसे करते हैं, जैसे कि मानिए आपने कॉटन की बॉल्स बना दी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निडल शेप्ड क्रिस्टल्स अरेंज्ड लाइक ए ब्रूम, जैसे कि झाड़ू बांध दी हो, देख सकते हैं आप इस फर्स्ट वाली पिक्चर में, जैसे कि आपने झाड़ू बांध दी हो। ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के ओसाजोन्स है। लेकिन ये ग्लूकोज के साथ ही में किस किस के हो सकते हैं, ये मैनोज के भी हो सकते हैं, फ्रक्टोज के भी हो सकते हैं। लैक्टोज के अगर आप देखेंगे तो लैक्टोज के कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कॉटन की बॉल्स हो, फ्लावर हो, एक फ्लावर्स का क्या हो, एक बंच हो, या टच मी नॉट प्लांट के जैसे होते हैं। माल्टोस की बात की जाए तो माल्टोस के जो ओसाजोन है वो सनफ्लावर शेप्ड की होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि इनके कुछ ऐसे पेटल्स निकले हुए होते हैं, ये माल्टोस के ओसाजोन्स होते हैं। ओसाजोन्स may be used to differentiate sugars in biological fluids like urine। तो यूरिन में हम ओसाजोन्स को डिफरेंशिएट, ओसाजोन यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए शुगर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स। क्या होते हैं ये ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स, क्या ऑक्सीडाइज हो सकती है शुगर्स, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। कब, अंडर माइल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में अलग प्रोसेस होती है, माइल्ड ऑक्सीडेशन में अलग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अंडर माइल्ड ऑक्सीडेशन कंडीशंस, कब, हाइपो हाइपोब्रोमोस ऑक्साइड Br2H2O, एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बोक्सिल ग्रुप टू प्रोड्यूस एल्डोनिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा, एल्डोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। थस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पे क्या हुआ, एल्डोनिक प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइज। किसमें ऑक्सीडाइज हो गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, एंड ये ऑक्सीडाइज ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में, मैनोज हो जाता है मैनोइक एसिड में, और गैलेक्टोज हो जाता है गैलेक्टोनिक एसिड में। ठीक है, अब हम देखते हैं that the when aldehyde group is protected, aldehyde group is protected and the molecule is oxidized, aldehyde group अपना as it is है, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया है, तो द लास्ट कार्बन बिकम COOH ग्रुप। तो ये जो लास्ट वाला कार्बन है वो क्या बन जाता है, COOH ग्रुप बन जाता है, एंड क्या प्रोड्यूस करता है, यूरोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम यूरोनिक एसिड पाथवे या यूरोनिक पाथवे। तो क्या होगा, यूरोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, थस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड, मैनोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैन्यूरोनिक एसिड, एंड गैलेक्टोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू गैलेक्टोयूरोनिक एसिड में ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। लास्ट क्या देखते हैं, दैट द gluconic acid is used by the body for conjugation with insoluble molecules, make them soluble in water for detoxification and also for synthesis of heteropolysaccharides। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स
डिटॉक्सिफिकेशन, दोनों में किसका यूज होता है? तो दोनों में ग्लूकोनिक एसिड का यूज होता है। ये क्या करेगी? ये इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्जुगेट होगी, बाइंड होगी एंड उन्हें सॉल्युबल बना देगी कि वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो सके। नेक्स्ट हम देखें अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। पहले हमने माइल्ड देखा था, अब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन देखें तो जो नाइट्रिक एसिड है उसे हीट किया जाए तो द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, यहाँ क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन एंड ये लास्ट कार्बन दोनों ही क्या हो जाएंगे? साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड दे फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज सैकेरिक एसिड। क्या बना देंगे? सैकेरिक एसिड बना देंगे। सो glucose is thus oxidized to glucosaccharic acid, mannose is oxidized to manneric acid and galactose is oxidized to mucic acid. The mucic acid forms insoluble crystals. ये क्या बनाएंगे? insoluble crystals बना देंगे। mucic acid जो galactose जो ऑक्सीडाइज हुआ है mucic acid वो insoluble crystals बनाएंगे और ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है for the identification of galactose. तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडेशन होगा तो उसे हम ग्लूकोनिक एसिड कहेंगे एंड टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप का मतलब कि लास्ट वाले कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्लूकोयूरोनिक एसिड कहेंगे या ग्लूकोनिक एसिड हम उसे कहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इजीली कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सल्फ्यूरल डेरिवेटिव्स। ये क्या होते हैं? तो सल्फ्यूरल का जैसे ही नाम आता है तो अगर किसी को याद हो रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल हम कहाँ यूज करते थे? तो वो हम यूज करते थे, याद कीजिए, जब स्पर्म के जब हम टेस्ट लगाते हैं, सीमन के जब हम टेस्ट लगाते हैं वहां पे, तो देखते हैं हम कि हमने यहाँ क्या यूज किया है। व्हेन मोनोसैकेराइड्स आर ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब मोनोसैकेराइड्स को सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में ट्रीट किया जाता है तो उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है विथ रिमूवल ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब कि आपके पास क्या था? एक मोनोसैकेराइड था, ठीक है। मोनोसैकेराइड को हमने क्या किया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जब इसे ट्रीट किया तो क्या होगा? ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे? ये जो 3H2O है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हेक्सोसिस गिव्स हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरल, पेंटोसिस गिव ओनली सल्फ्यूरल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द सल्फ्यूरल डेरिवेटिव्स कैन कंडेंस with phenolic compounds to give colored products। ये जो सल्फ्यूरिल डेरिवेटिव्स है ये क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं विथ फिनोलिक कंपाउंड से एंड हमें कलर्ड प्रोडक्ट देते हैं। दिस इज डिटेक्टेड बाय मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट से हम इसे देख सकते हैं। वो एक बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो हम आगे देखने वाले हैं। बियाल्स टेस्ट, बियाल्स टेस्ट हम देखेंगे दैट द पेंटोसिस रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग HCl। बियाल्स टेस्ट में हम देखेंगे जितनी भी पेंटोस होती है वो स्ट्रॉन्ग HCl से रिएक्ट करती है एंड उनसे वो सल्फ्यूरल डेरिवेटिव्स को बना देती है विच इन टर्न रिएक्ट विद ऑर्सिनॉल टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। और जैसे ही उसने ऑर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, याद आया रिसोर्सिनॉल, तो जैसे ही उसने ऑर्सिनॉल के साथ रिएक्शन की तो क्या बनेगा? ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बनेगा। Bial's test is useful for detection of xylose in urine in essential pentosuria। आगे चल के हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि पेंटोस्यूरिया क्या होता है। म्यूकिक एसिड, अब ये म्यूकिक एसिड टेस्ट क्या होगा? गैलेक्टोज के लिए करते हैं, याद कीजिए लास्ट वाली रिएक्शन। तो गैलेक्टोज जब ट्रीट किया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ में तो उसकी वजह से इनसॉल्युबल म्यूकिक एसिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके बाद में रिडक्शन ऑफ शुगर्स टू अल्कोहल। शुगर्स क्या हो जाती है? रिडक्शन होता है शुगर्स का अल्कोहल में। कैसे? दैट रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम एमलगम हाइड्रोजन कैन रिड्यूस शुगर्स। एल्डोज yields corresponding alcohol। एल्डोज क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं ऑब्वियसली।
बट कीटोस फॉर्म टू अल्कोहल, कीटोस क्या बनाएगी, दो अल्कोहल बनाएगी बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए न्यू एसिमेट्रिक कार्बन इन द प्रोसेस, क्योंकि इसके पास क्या है, न्यू एसिमेट्रिक कार्बन है। ग्लूकोज इज रिड्यूस टू सॉर्बिटॉल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल जब भी बनेगा, शुगर टू अल्कोहल जब भी बनेगा तो ग्लूकोज क्या होगी, सॉर्बिटॉल में रिड्यूस हो जाएगी, मैनोज मैनिटॉल में रिड्यूस हो जाएगी, fructose becomes sorbitol and mannitol, while as galactose to dulcitol and ribose to ribitol। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शुगर किस में रिड्यूस होती है। Sorbitol, mannitol and dulcitol are used to identify bacterial colonies. Mannitol is used to reduce intracranial tensions by forced diuresis. Osmotic effect of sorbitol and dulcitol produces changes in tissues when they accumulate in abnormal amounts such as cataract of lenses। तो आप इजीली यहाँ पे इसे समझ सकते हैं, डी ग्लूकोज, डी सॉर्बिटॉल, डी फ्रक्टोज, ये कैसे एक दूसरे में चेंज होता है, एक दूसरे में रिड्यूस होता है। एंड साथ ही में मैंने आप इस पॉइंट में मैंने आपको इन सभी के फंक्शंस भी बताने की कोशिश की है कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ बॉडी में हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, द नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसाइडेज। ये ग्लाइकोसाइडेज क्या होता है, तो हेमी एसिटल, याद कीजिए हमने लास्ट वीडियो में लास्ट में यही पढ़ा था, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। व्हेन द हेमी एसिटल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन्स, एनोमेरिक कार्बन्स हमें पता है क्या होते हैं, उनके हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप्स होते हैं एक मोनोसैकेराइड्स के, इज कंडेंस्ड विद अल्कोहल फिनॉल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड हमने किसने कहा कि जब एक हेमी एसिटाइल ग्रुप होता है किसके साथ कंडेंस हो जाएगा, या तो किसी अल्कोहल के साथ में या एक फिनॉल के साथ में, तो उसे हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। द नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप इज ए ग्लाइकॉन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम ग्लाइकोसाइड कहा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है उसे हमने ए ग्लाइकॉन कहा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली पूछा जा सकता है कि ए ग्लाइकॉन्स क्या होते हैं, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स, किसके, ग्लाइकोसाइड के अपोजिट। ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हेमीएसिटिल और हेमीकीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स of a carbohydrate reacts with a hydroxyl group of another carbohydrate या non-carbohydrate. The bond so formed is glycosidic bond। क्या होता है glycosidic bond, देखिए यहाँ पर एक हम कह सकते हूँ मैं ग्लूकोज, हेमी एसिटल हेमी कीटल, थोड़ा सा हम साइड में रख के हम क्या कहेंगे, एक ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज ना कह के मैं इसे क्या कह सकती हूँ, एक अच्छा सा एक शुगर है, इसे और अच्छा क्या कह सकती हूँ, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जब एक कार्बोहाइड्रेट किसी कार्बोहाइड्रेट या किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है तो कौन से बॉन्ड की हेल्प से अटैच होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से ही अटैच होते हैं। The nomenclature of glycosidic bond is based on the linkage between the carbon atom and the status of the anomeric carbon. For instance, that the lactose, which is formed by a bond between C1 of galactose and C4 of glucose, is named as 1,4-glycosidic bond। इसे हमने कैसे समझा कि जो अपना लैक्टोज है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जब ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है तो लैक्टोज फॉर्म होता है, एंड वो कौन से बॉन्ड की हेल्प से अटैच होता है, तो वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से अटैच होता है। ठीक है, glycosides do not reduce Benedict reagent। glycosides Benedict reagent को reduce नहीं कर सकते because the sugar group is masked। sugar group क्या है, छुपा हुआ है, मास्क पहना हुआ है इसने, तो वो reduce नहीं हो पाता। they may be hydrolyzed by boiling with dilute acid so that sugar is free and can then reduce copper। क्या होगा, अब ये छुपा हुआ है, इसने मास्क पहना हुआ है ग्लाइकोसाइडेज ने, तो वो बेनेडिक्ट से तो रिड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन जब उसे शुगर, जब उसे क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो शुगर फ्री हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है और वो रिड्यूस हो सकता है कॉपर के साथ में, Cu के साथ में। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय माल्टेज फ्रॉम यीस्ट। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं माल्टेज के, कैसे, फ्रॉम यीस्ट, while beta glycosides are hydrolyzed with emulsion from almonds।
Digitonin is a cardiac stimulant. Fluorescein is used to produce renal damage in experiment एनिमल्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कुछ ग्लाइकोसाइडेज की हमने बात की, आप नीचे देख सकते हैं ग्लाइकोसाइड्स, शुगर प्लस ग्लाइकोल सोर्स कंपोनेंट्स। ग्लूकोज जब फ्लोरेक्टिन से मिलता है तो फ्लोरेजिन बनाता है, जो कि रोज पार्क से आपको मिल सकता है। रीनल डैमेज इसकी में ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये यूज किया जाता है रीनल के डैमेज के लिए। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में गैलेक्टोज या जाइलोज को जब ऐड किया जाता है डिजिटोजेनिन से, तो वो डिजिटोनिन बनाता है, जो आपको फॉक्सग्लोव की जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, उससे मिल जाता है। एंड डिजिटोनिन एक बहुत अच्छा कार्डियक स्टिमुलेंट है। ग्लूकोज को जब एंडोक्साइल से अटैच किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो वो प्लांट इंडिसन बनाता है, जो कि आपको इंडिगो फेरा की लीव से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। एंड ये एक टाइप की स्टेन होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। क्या एस्टर्स को भी फॉर्मेशन किया जा सकता है? एस्टर्स भी बन सकती है मोनोसेक्राइड से, तो हाँ जी बिल्कुल। द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स में बी एस्टेरिफाइड बाय नॉन एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अल्कोहलिक ग्रुप्स जो होते हैं वो एस्टेरिफाइड हो सकते हैं एंजाइम से एंड किसी एंजाइम के बिना भी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं शुगर के कैन बी एस्टेरिफाइड, इन्हें एस्टेरिफाइड किया जा सकता है टू फॉर्म एसीटेट एंड प्रोपियोनेट, बेंजोएट, फॉस्फेट एक्सेट्रा फॉर्म हो सकते हैं एस्टेरिफिकेशन से। किसके एस्टेरिफिकेशन से? जो शुगर्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके एस्टेरिफिकेशन से। एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद phosphoric acid is a common reaction in metabolism. Metabolism of sugars inside the body starts with phosphorylation. Phosphorylation हम बहुत क्लोजली पढ़ने वाले हैं, कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस में। अभी के लिए जस्ट इतना ही कि ग्लूकोज 6 phosphate and glucose 1 phosphate are good examples. ATP donates the phosphate in the ester formation. क्या करेगी? ATP हमेशा किसी ना किसी को phosphate देती है। जब भी एस्टर बनेंगे तो ATP किसी को phosphate देगी। ADP क्या बन, ATP जो अपनी ATP है वो क्या बन जाएगी? ADP बन जाएगी। और अगर इसने भी वापस से एस्टर फॉर्मेशन करने की कोशिश की तो ये क्या बन जाएगी? मोनो बन जाएगी। अब इसके पास डाइफॉस्फेट थे, वो भी क्या हो जाएंगे? मोनोफॉस्फेट हो जाएंगे। ये क्या बन जाएगी? AMP बन जाएगी। एक्शन ऑफ एसिड्स की बात की जाए तो जो सैलिवेनॉफ टेस्ट होता है वो क्या करता है? रिसोर्सिनॉल होता है उसमें HCl, एंड वो क्या करेगा? फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट करता है ये रिएजेंट, एंड रेड कलर का एक कंपाउंड आपको देगा। ऑर्थोटोल्यूडिन की बात की जाए तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज रिएक्ट करते हैं इसके साथ, बट कहाँ पे? हॉट एसिडिक मीडियम में टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। रिएक्शन विद आयोडीन की बात की जाए तो starch reacts with iodine to form blue colored starch iodine complex, while glycogen reacts with iodine to form red color, while dextrin reacts with iodine to form red, blue and purple color depending upon the type of dextrin present, कि उसमें कैसी dextrin present है। रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए, मॉलिस टेस्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, तो मॉलिस टेस्ट में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। किसके हेल्प से? सल्फ्यूरिक एसिड के हेल्प से। और ये क्या बनाएंगे? ये यहाँ पे आपको एक एल्डिहाइड बना के देगा। क्या बना के देगा? ये आपको एक एल्डिहाइड बना के यहाँ पे देने वाला है। एल्डिहाइड आपको मिला। ये एल्डिहाइड क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स किसके? फिनॉल के। एंड बेसिकली ये फिनॉल कौन सी होती है? अल्फा नेफ्थॉल फिनॉल होती है, जो एक रेड पर्पल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ये मॉलिस टेस्ट बहुत सेंसिटिव केमिकल टेस्ट है, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है सच एज मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, सभी क्या देते हैं? पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं मॉलिस टेस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लाइंडली टेस्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।